चलो। तू है जो माटी। हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि चौधरी और मैं आप सभी का पुनः स्वागत करूंगा आप सभी के परिवार पार्थ एकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं रक्षक बेस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले मैं आप सभी को 2 प्रैक्टिस सेट पढ़ा चुका हूं। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हो जाके देखो, जरूर फायदा होगा। यकीन मानिएगा, हम सभी का टारगेट है भारतीय सेना में 42 क्वेश्चन से ज्यादा सवालों को सही करके आना। 42 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे। यकीन मानिएगा, आप इस रक्षक बेद के सभी प्रैक्टिस सेट को पढ़ के जाएंगे तो जो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का जो आप में डर है, कहां से क्वेश्चन आएगा, क्या बाहर आएगा, क्या अंदर आएगा, सभी क्वेश्चन आप लोगों के सही होने वाले हैं। चलिएगा, बिगर किसी देरी से आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में, और ये मैं मान के चलूंगा जो मैंने 2 प्रैक्टिस सेट पढ़ाए होंगे आप लोगों ने लिखे होंगे और बेहतर तरीके से आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे। चलिएगा आज और एक जानकारी आप सभी के लिए, छोटी सी जानकारी। यदि आप भारतीय सेना के लिए जीरो से यदि अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते, आप चाहते एकदम बेसिक तरीके से भारतीय सेना के लिए यदि आप लोगों की तैयारी स्टार्ट हो, तो पार्थ एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर में आप सभी का स्वागत करूंगा, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोगों ने फाउंडेशन रक्षक बैच को स्टार्ट किया है। यहां पर आपकी क्लास एकदम आप लोगों को जीरो से हीरो की तरफ देखने को मिलेगी। जीरो टू हीरो यहां पर सारी बैचेस पढ़ाई जाएगी, जिसमें हम लोग कंप्लीट, जो मैंने यहां पर लिखा है कंप्लीट, हम सभी यहां पर पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग। हमारा यहां पर टारगेट होगा 45 सवालों से ज्यादा कोट सही करना। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं सभी भाइयों का स्वागत करूंगा पार्थ एकेडमी के देवास के ऑफलाइन सेंटर में। ठीक है, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो ये सवाल, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए ही। चलिएगा, बढ़ेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। और आज की क्लास का पहला प्रश्न, ये सवाल आप सभी को होमवर्क में दिया गया था, आप सभी जानते हैं, दिया था या नहीं दिया था, तो ये बताओ। ठीक है, चलो ये सवाल देखने को मिलेगा। पहला सवाल कल वाली क्लास का होमवर्क था। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, पहली ही बार में क्लास को लाइक करो और एक बहुत प्यारा सा कमेंट अगर आप लिख सकते हैं। कमेंट क्या करना है, कुछ लिखना नहीं आता है तो लास्ट में जो सवाल पूछा है उसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, पहला सवाल पूछा है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। अंतिम बैठक कब यहां पर हुई थी? अंतिम बैठक आप लोगों से सवाल पूछा है। ठीक है, तो यहां पर सवाल आप लोगों को दिया है कि 26 नवंबर 1949 को, 5 दिसंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को और 25 जनवरी 1950 को यहां पर देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं अंतिम बैठक जो स्वीकृत की गई थी भारतीय संविधान सभा के लिए, वो कब थी? यकीन मानिएगा 26 जनवरी 1949 को हम लोगों ने अंतिम बैठक किया था। इसी बैठक के अंदर आप सभी जानते हैं जो हमारा भारतीय संविधान देखने को मिलेगा, इसी भारतीय संविधान को हम लोगों ने क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था, यानी अंगीकृत यहां पर कर लिया था। आप लोगों से पूछेगा अंतिम बैठक जो हुई थी इसमें कितने या आपके अनुच्छेद मान्य कर लिए गए थे? अनुच्छेद यहां पर स्वीकार कर लिए गए थे, तो आप जवाब दोगे 16 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद यहां पर क्या कर लिए गए थे? स्वीकार कर लिए गए थे। फिर आप लोगों से यकीन मानिएगा सवाल पूछ लेगा कि पहली बैठक क्यों हुआ। मैंने पहले ही बताया कि पहली बैठक क्या होगा। देखो, इस बैच की खासियत रहेगी बार बार रिवीजन होगा, मल्टी टाइम से यहां पर रिवीजन देखने को मिलेगा। ये सवाल पहले भी किया गया, तो मुंह जुबानी हम सभी को सामान्य ज्ञान इस बार मुंह जुबानी तरीके से याद होने वाला है, यकीन मानिएगा। तो पहली बैठक कब देखने को मिली? तो आप सभी जवाब दोगे 9 दिसंबर। कब दोस्तों? ये 9 दिसंबर एंड 1946 में हम लोगों को यहां पर संविधान सभा की पहली बैठक देखने को मिलेगी। आप लोगों से सवाल पूछेगा पहली जो बैठक हुआ था, इसी पहली बैठक में कितने लोगों ने या कितने सदस्यों ने यहां पर क्या लिया था? भाग लिया था। तो जवाब हो जाएगा 207 सदस्य। कितने सदस्य? 207 सदस्यों ने यहां पर पहली बैठक में क्या लिया था? भाग लिया गया था। और इसी बैठक में हमारे संविधान, पूर्णतः भारतीय संविधान कब लागू कर दिया गया? भारतीय संविधान कब लागू कर दिया? तो जवाब होगा कि 26 जनवरी। कब लागू कर दिया गया? 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान, जो विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है,
इसको यहाँ पर क्या कर लिया गया, यहाँ पर इसको लागू कर दिया गया। इतना आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। अब आप लोगों को याद होना चाहिएगा जो यहाँ पर संविधान शब्द आया है, जो यहाँ पर संविधान शब्द आया है, देखो संविधान का जो प्रारूप होगा ये किन्हीं मायने से दो तरीके से हो सकता है। दो तरीके से यानी बोलने का अर्थ यह है कि दो तरीके से संविधान छोटा या बड़ा हो सकता है। इसका प्रमुख यहाँ पर आधार ये हो सकता है, एक तो आर्टिकल बेस पर, एक तो आर्टिकल बेस पर और एक वर्ड्स बेस पर यानी शब्दों के आधार पर। ठीक है, तो किस देश का जो संविधान है, जो आपको अनुच्छेद के आधार पर, अगर आप लोगों को अनुच्छेद के आधार पर सबसे बड़ा संविधान किस देश का देखने को मिलेगा, अगर सवाल बना तो बनेगा कि यहां पर आप हमें यह बताइएगा कि अनुच्छेद के आधार पर किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान होगा, तो जवाब होगा हमारा प्यारा भारत। कौन सा हो जाएगा, हमारा प्यारा भारत। अगर शब्द के आधार पर पूछेगा कि बताइए शब्दों के आधार पर सबसे बड़ा संविधान किस देश का होगा, तो जवाब हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, दोनों जगहों पर टिक क्या लगा के आना है, हमारा प्यारा भारत। हमारा प्यारा भारत इन द सेंस भारत, हमारा भारत जो भारतीय संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान यहाँ पर इसको माना जाता है। आप लोगों को याद होना चाहिए, जितना भी मैंने डाटा लिखा है सब आप लोगों को याद होना चाहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पहला प्रश्न हम सभी ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद सवाल नंबर 2 की शुरुआत करेंगे और सवाल नंबर 2 इस प्रकार से है, यजुर्वेद से संबंधित है। तो आप सभी ने प्राचीन भारत पढ़ा होगा, तो प्राचीन भारत में आप सभी जानते हैं, प्राचीन भारत में आप सभी जानते हैं हमें मुख्य रूप से यहाँ पर आप लोगों का वैदिक काल, कौन सा काल देखने को मिला, वैदिक काल आप लोगों को देखने को मिलेगा, वैदिक टाइम पीरियड। और वैदिक काल जो टाइम पीरियड कैसे सभ्यता थी, तो यह एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सभ्यता, तो यह एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता जो बन पाई। और इसी वैदिक सभ्यता में आप लोग देखोगे हमें प्रमुख रूप से यहाँ पर कितने वेद देखने को मिलेंगे, तो जवाब हो जाएगा 4। हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, वेद देखने को मिलेंगे। अगर पूछेगा कि यहाँ पर यदि देखो वेद कितने देखने को मिले, तो जवाब हो जाएगा 4। वेद कितने हैं, 4। अगर पूछेगा त्रिवेद कितने हैं, तो नाम में छुपा है 3 त्रिवेद देखने को मिलेंगे। अब यहां पर आप लोगों को याद होना चाहिए, मैं अगर एक शब्द का प्रयोग यदि यहां पर होगा उपनिषद, उपनिषद कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, तो जवाब हो जाएगा 108। कितने हो जाएंगे, 108। अगर पूछेगा वेदांग कितने हैं, तो वेदांग कितने हो जाएगा 6। अगर पूछेगा दोस्तों पुराण कितने हैं, तो पुराण कितने हैं 18। कितने हैं दोस्तों 18। ठीक है, और जो सभी वेदों को क्या कहा जाता है, सभी वेदों का जो संकलन है, सभी वेदों का जो संकलन किया गया, जो जोड़ा गया, इसको क्या कहा जाता है, इसे दोस्तों संहिता कहा गया। क्या कहा गया, संहिता। ये आप लोग याद रखोगे। 4 प्रमुख रूप से हम लोगों को वेद देखने को मिलेंगे। नो डाउट यार, आप हमारे स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों को बेहतर तरीके से याद होगा ऋग्वेद। कौन सा होगा दोस्तों, ऋग्वेद मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। ऋग्वेद के बाद आप सभी जानेंगे यजुर्वेद। कौन सा वेद देखने को मिलेगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद कौन सा वेद देखने को मिलेगा, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर सोमवेद। और सोमवेद के बाद कौन सा वेद देखने को मिलेगा, अर्थवेद। कौन सा, अर्थवेद देखने को मिलेगा। 4 प्रमुख रूप से हम लोगों को वेद देखने को मिलते हैं। जल्दी से रिवीजन करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्या पढ़ सकता है। अब यहाँ पे सवाल पूछे यजुर्वेद संबंधित है तो यज्ञ के अनुष्ठानों से, किसे संबंधित है, ये यज्ञ के अनुष्ठानों संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी पर हम लोग जाएंगे, यही तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, एक बार 4 प्रमुख वेद है, ऋग्वेद पर जाएंगे, आप सभी यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। यजुर्वेद है, सोमवेद है और अथर्ववेद है, 4 प्रमुख वेद होते हैं। अगर पूछेगा यहाँ पर पुराण क्या होते हैं, पुराण की संख्या 18 है, वेदांग कितने 6, उपनिषद 108, त्रिवेद 3 को कहा जाता है और वेद कितने होंगे 4। और सभी को यदि जोड़ा गया तो क्या शब्द दिया गया यहाँ पर, संहिता। क्या दिया गया, संहिता। मैं मान के चलूंगा आप सभी को याद होना चाहिएगा। और यहां पर एक शब्द दिया गया जादू टोना। ठीक है, ये जादू टोना किस वेद से संबंधित है, अगर पूछ लेगा यह किस वेद से संबंधित है, तो जवाब होगा अथर्ववेद। कौन सा, अथर्व जो वेद है इससे जादू टोना संबंधित होता है। ठीक है, यह आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। मैं मान के चलूंगा आप सभी ने लिखा होगा, इसको बेहतर तरीके से याद करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 3 पर बात करेंगे और सवाल नंबर 3 इस प्रकार से देखने को मिलेगा, हु इज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी, या पाल वंश का पहला राजा कौन सा था। ठीक है, ये पाल राजवंश का पहला राजा कौन कौन था, यहां पर हम लोगों से सवाल पूछा है। देखिए, तो याद होना चाहिए कि जो पाल वंश था, इसी पाल वंश का जो यानी जो फाउंडर था, जो इसका संस्थापक था, जिसका नाम था यहाँ पर गोपाल, कौन देखने को मिला, गोपाल देखने को मिला। आप सभी को याद होना चाहिएगा। वहीं पर सवाल पूछेगा कि राष्ट्रकूट वंश कौन सा हो जाएगा, दंती दुर्ग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दंती दुर्ग यहाँ पर हो जाएगा। आप सभी को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर गुप्त वंश कौन सा, गुप्त वंश अगर सवाल पूछ लेगा तो जवाब हो जाएगा श्रीगुप्त, कौन सा हो जाएगा, श्रीगुप्त यहां पर हो जाएगा। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। वहीं पर हर्यक वंश कौन सा वंश, यदि पूछेगा हर्यक वंश का संस्थापक तो जवाब हो जाएगा बिंबिसार, कौन हो जाएगा, बिंबिसारी हर्यक वंश का संस्थापक यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां यदि कणव वंश देखने को मिलेगा, जवाब हो जाएगा वासुदेव, कौन देखने को मिलेंगे, वासुदेव इस वंश के ये संस्थापक देखने को मिलेंगे। अगर सवाल पूछेगा सुंग वंश कौन सा, सुंग वंश का सवाल पूछेगा तो जवाब होगा कि पुष्यभूति वंश, कौन सा है, पुष्यभूति वंश हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। वहीं पे सवाल पूछ लेगा यदि मौर्य वंश का, ये बहुत बेसिक सवाल है यार, बट आप लोगों को पढ़ना तो है, आता तो है, लेकिन पढ़ो। ठीक है, मौर्य वंश का जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य यहां पर हो जाएगा। ये आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। इतने ही आज काफी है, ज्यादा हो जाएगा। नंद वंश का कर लो एक, नंद वंश का तो महापद्मानंद कौन हो जाएगा, महापद्मानंद यहां पर हो जाएगा। तो ये सभी याद होना चाहिएगा। तो गोपाल, पाल वंश का संस्थापक कौन सा था, गोपाल, आप सभी को याद होना चाहिएगा। और इसी पाल वंश का एक राजा हुआ, यही पाल वंश का एक राजा देखने को मिला जिसका नाम था, मैं भूल गया, मैं खुद भूल गया, बताऊं, धर्मपाल। क्या नाम था, धर्मपाल। इसी धर्मपाल मतलब पालवंश का एक शासक था जिसका नाम था धर्मपाल, और इसी धर्मपाल के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, तो जवाब होगा यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया गया। विक्रमशिला यहाँ पर विश्वविद्यालय जो बनाया गया वो किसके द्वारा बनवाया गया था, ये कहां पर देखने को मिलेगा, ये प्राचीन भारत में बिहार की पावन धरा पर देखने को मिलेगा। तो धर्मपाल के द्वारा यहाँ पर बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए पट्टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ये सारा कंटेंट कल याद कर लेना। ठीक है, और जितने भी पार्थ एकेडमी से मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप कल तक इस पूरी ये जो जितनी भी क्लास इसको आप देख कर आए, अच्छे तरीके से लिख के लाएं, याद करके लाएं, वरना कल आप सभी का स्वागत जो किया जाएगा वो दृश्य देखने योग्य होगा। आप भी सोचेंगे क्या ही स्वागत किया गया है कल। ठीक है, इसको कल के याद करके ले आना। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के बाद देखो हमें देखने को मिलेगा विश्व जनसंख्या दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। आप सभी जानते हैं 11 जुलाई को हर वर्ष, किस जुलाई को, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर ही, ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, ज्यादा बातें नहीं करें। कल 2 दिन तक हम लोगों ने कई प्रकार के दिवस पढ़े, वही आप लोगों का होमवर्क है। निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, वीपी सिंह, मोरारजी देसाई, चरण सिंह या डॉक्टर मनमोहन सिंह। अभी आप सभी जानते हैं हाल ही में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्वर्गवास हुआ, लेकिन इनमें से चौधरी चरण सिंह जी को क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। तो 2024, ये तारीख याद रखिएगा, 2024 में यहां पर मुख्य रूप से 5 व्यक्तियों को क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया। इसमें आप सभी को याद होना चाहिएगा कि चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, किसान घाट इनका समाधि स्थल है। क्या है दोस्तों, किसान घाट इनका समाधि स्थल है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा, इनको भारत रत्न दिया गया। इसके बाद यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी, कौन दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी साहब को यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर ये समाज सेवा, किसके लिए दोस्तों, समाज सेवा के लिए इनको भी यहाँ पर क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया। इसके बाद दोस्तों कर्पूरी ठाकुर, कौन दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर ये कहाँ के दोस्तों, ये बिहार से संबंधित है। और बिहार के पहले ये मुख्य रूप से सीएम
मतलब बिहार के पूर्व सीएम थे, इनको भी भारत रत्न दिया गया। और इसके बाद में एसएन सोमनाथन जो है दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे। हरित क्रांति के जनक कौन दोस्तों? हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन, हरित क्रांति के, इनको भी क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। और इसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव दोस्तों, इनके बारे में याद होना चाहिए। ये दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत में जो दक्षिण भारत था दोस्तों, दक्षिण भारत के ये क्या थे? पहले प्रधानमंत्री थे। पहले प्रधानमंत्री नहीं दोस्तों, यह दक्षिण भारत के क्या थे? पहले प्रधानमंत्री थे। मैं एक बार रिवीजन करूंगा और इसकी तेजी से हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। देखो सवाल यहाँ पर है, चौधरी चरण सिंह जो है, जो 2024 में इनको एक तो भारत जो रत्न दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व सीएम थे। एस.एन. स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक थे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 और 68 के मध्य में यहाँ पर मानी जाती है, आप लोगों को याद होना चाहिए। और पीवी नरसिम्हा राव जो कि दक्षिण भारत के पहले यहाँ पर क्या चुने गए? दक्षिण भारत के पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री थे। इनको भी भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसको कहा जाता है भारत रत्न यहाँ पर पुरस्कृत किया गया। तो कई मायनों में ये पूछ सकता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, सवाल नंबर 6 पर बढ़ेंगे और सवाल नंबर 6 इस प्रकार से रहेगा, बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? तो जवाब अगर आपसे पूछेगा अच्छन महाराज, कौन से महाराज दोस्तों? अच्छन महाराज के बाद में पंडित बिरजू महाराज। कौन से दोस्तों? पंडित बिरजू महाराज। कौन से महाराज? बिरजू महाराज। अगर आप लोगों से पूछेगा, वहीं पर अगर आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि बिरजू महाराज के बाद में यहाँ पर सितारा देवी। कौन दोस्तों? सितारा देवी। ये सितारा देवी आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो अगर प्रमुख रूप से पूछे अच्छन महाराज, पंडित महाराज और यहाँ पर लच्छू महाराज। कौन दोस्तों? लच्छू महाराज। धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। ये सभी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये सभी कथक से। किससे संबंधित दोस्तों? कथक से। आप लोगों को याद होना है, जब शास्त्रीय नृत्य की बात हुई है तो हम लोग सारे शास्त्रीय नृत्य पढ़ लेंगे। यदि पूछेगा कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो जवाब हो जाएगा मणिपुर में। कहां पर किया जाता है? मणिपुर में। अगर पूछेगा सत्रिया कहां पर दोस्तों? सत्रिया क्लासिकल डांस या सस्त्रिया कहां पर किया जाता है, तो जवाब होगा असम। कहां पर किया जाएगा? असम। और अगर सवाल पूछेगा कि मणिपुरी आपका मणिपुर में है, सत्रिया जो आपका क्लासिकल डांस आपका असम में है। अगर सवाल आया कुचिपुड़ी, कौन सा दोस्तों? यदि सवाल पूछेगा कुचिपुड़ी, तो ये कहां पर देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। कहां पर देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसके बाद में भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम। अब ये जो भरतनाट्यम है ये कहां पर है दोस्तों? TN फॉर तमिलनाडु में, मतलब ये वाला डांस किया जाता है। इसके बाद मोहिनी अट्टम। कौन सा दोस्तों? मोहिनी अट्टनम जो है, और इसके साथ कथकली। कौन सा दोस्तों? कथकली। ये दोनों कहां पर किए जाते हैं, तो जवाब होगा ये दोनों केरल में। कहां पर किए जाते हैं? केरल में। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कितने हो गए दोस्तों? ये 7 क्लासिकल डांस हम लोगों ने लिखे। एक आप लोगों का ओडिसी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ओडिसी। अब ये ओडिसी कहां पर किया जाता है, तो जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। कहां पर किया जाता है? उड़ीसा में। और हाल ही में बनाया गया छऊ। ये छऊ भी आप लोगों को याद होना चाहिएगा, सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस है, उसका नाम है छऊ। कहां पर किया जाता है? मुख्य रूप से बिहार। मुख्य रूप से कहां पर? बिहार। अगर और कहां पूछेगा, ऑप्शन देगा, तो फिर जवाब हो जाएगा झारखंड। इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है? छऊ नृत्य यहां पर किया जाता है। तो ये सभी क्लासिकल डांस थे। और क्लासिकल डांस में संबंधित व्यक्ति भी आप लोगों की जो ये सभी पार्ट स्टैटिक जीके में आता है। ठीक है, स्टैटिक जीके से प्रश्न बनते हैं। सवाल पूछ लिया पंडित बिरजू महाराज जो कि कथक से किस संबंधित थे? कथक से यहाँ पे संबंधित थी। ठीक है, मैं साइड से होऊंगा, आप सभी इस सवाल का स्क्रीनशॉट लो, इसको लिखो, मुझे नहीं पता, कल तक याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो 7वें प्रश्न पर चलेंगे। बैटल ऑफ खानवा। खानवा का युद्ध किस वर्ष यहाँ पर लड़ा गया? 4 ऑप्शन देंगे, 1521, 27, 29 और 25। यहां पर कब लड़ा गया आप लोगों को याद होना चाहिएगा। देखो, बाबर भारत में इंटर करेगा। बाबर ने भारत में प्रवेश किया कहां पर दोस्तों?
तो जवाब हो जाएगा इन प्लेस ऑफ पंजाब। पंजाब के रास्ते से बाबर ने भारत में क्या कर लिया था, प्रवेश है। इसके बाद आप सभी जानेंगे 1526 में हमें बैटल ऑफ पानीपत देखने को मिला। कौन सा, बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध हम लोगों को देखने को मिला। दो के बीच में हुआ, एक तरफ तो इब्राहिम लोदी, कौन था दोस्तों, इब्राहिम लोदी, एक तरफ इब्राहिम लोदी था और एक तरफ कौन सा दोस्तों, बाबर। कौन सा दोस्तों, बाबर। बाबर इस युद्ध को जीता और इब्राहिम लोदी इस युद्ध को क्या क्या करता है, हार जाता है। इसके बाद हमें 1527 में एक युद्ध देखने को मिला जिसका नाम था बैटल ऑफ खानवा, यानी खानवा का युद्ध। ये भी बाबर के द्वारा किया गया। इसमें भी दो शामिल थे, एक तरफ तो स्वयं बाबर था और एक तरफ तो था जिसका नाम था मोहम्मद लोदी। कौन था, मोहम्मद, यहाँ पर लोदी, एक मोहम्मद लोदी शामिल हुआ था और यहाँ पर एक राणा सांगा, कौन शामिल हुआ था, राणा सांगा यहाँ पर शामिल हुआ था। ये इस युद्ध को हार जाते हैं, लेकिन कौन जीत जाता है, बाबर इस युद्ध को पूरी तरीके से यहाँ पर जीत जाता है। इसके बाद 1528 में एक युद्ध होगा जिसको कहा गया बैटल ऑफ चंदेरी। कौन सा, बैटल ऑफ चंदेरी, यानी चंदेरी का युद्ध। अभी जो चंदेरी का युद्ध हुआ था ये दो के बीच में हुआ, एक तरफ तो बाबर था और एक तरफ कौन सा दोस्तों, मेदिनी राय, यानी हमारे मध्य प्रदेश का शासक था ये, जिसका नाम था मेदिनी राय। मेदिनी राय यहाँ पर हारा और कौन जीत जाता है, बाबर जीत जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके बाद यह 1529 में अंतिम युद्ध लड़ेगा जिसका नाम रहेगा बैटल ऑफ घाघरा, यानी घाघरा का युद्ध अंतिम रूप से ये किया बाबर ने। एक तरफ तो बाबर था और एक तरफ था यहाँ पर रॉयल आर्मी। कौन शामिल हुई थी दोस्तों, रॉयल आर्मी। तो अब यहाँ पर कौन चीज, रॉयल आर्मी हार गए। बाबर हर वाले मतलब हर एक युद्ध आप लोग देखिएगा, बाबर हर एक युद्ध में विजयी होता है। प्रमुख कारण रहेगा कि बाबर ने 1526 वाला युद्ध था, बाबर ने पहली बार भारत में गोला व बारूद का प्रयोग किया था। गोला व बारूद का जो किसी के द्वारा प्रयोग किया गया था, यानी तोपों का इसके द्वारा क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। तो जवाब हो जाएगा 1526 में बैटल ऑफ पानीपत। लगभग जो आपका इब्राहिम लोदी था इसके पास 1 लाख की सेना थी, लेकिन बाबर के पास में बैटल ऑफ पानीपत में केवल 20,000 की सेना के बलबूते पर बाबर ने 1 लाख की सेना को जो समाप्त कर दिया था। प्रमुख कारण से था कि उसके बाद गोला और बारूद था, तोप थी, और उसके बाद बाबर ने तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। इतना डिप्थ में आर्मी में आता भी नहीं, हमें पढ़ना भी नहीं है, ये हमारे काम का है, ये आप लोगों को याद करिएगा। लेकिन हाँ, बैटल ऑफ खानवा, बाबर बैटल ऑफ खानवा को जीता। इसके उपरांत बाबर ने भारत में गाजी की उपाधि धारण करी और भारत में कौन सा नारा दिया था, जिहाद का क्या दिया था, नारा दिया था। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर आप लोगों से सवाल पूछ लेगा, चलो मान लो इतना ज्यादा भारतीय सेना में डिप्थ में नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर पूछ लेगा फिर कहां जाओगे, फिर आप लोगों को मेरी याद आएगी नहीं आएगी, आप खुद स्वयं बताओ, आएगी नहीं आएगी। तो अगर आप लोगों से पूछ लेगा बाबर ने किस युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण करी और जिहाद का नारा दिया था, तो जवाब हो जाएगा बैटल ऑफ खानवा। इसी युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने जो गाजी और जिहाद का यहाँ पर क्या दिया था, नारा दिया था। गाजी उसकी उपाधि थी और जिहाद उसका नारा था। ठीक है, ये सभी याद होने। बैटल ऑफ खानवा पूछा है तो हम कहां पर जाएंगे, 27 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 पर। जल्दी आते हैं, समय बहुत हो जाएगा, मुझे लगता है क्लास 1 घंटे जाएगी। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है, 4A पूछा है कि 4 नहीं पूछा, 4A किससे संबंधित है। ठीक है, देखो मौलिक जो कर्तव्य है ये ही इसमें शामिल है। ये भाग 4A में, किसमें है, भाग 4 में। अगर पूछेगा मौलिक जो कर्तव्य किस देश से लिए गए, ये जो मौलिक जो कर्तव्य किस देश से लिए गए थे हम लोगों ने, तो सोवियत संघ से। किससे दोस्तों, सोवियत संघ, वर्तमान का रूस। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिए कब जोड़े गए थे भारतीय संविधान में, तो जवाब हो जाएगा 42 वाला संविधान संशोधन। कौन सा, 42 वाला संविधान संशोधन 1976 में हम लोगों ने इनको क्या कर लिया था, जो जोड़ लिया था। कौन सी समिति, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हम लोगों ने भारत में मौलिक कर्तव्य जोड़ लिए थे। मौलिक अधिकार हम लोगों ने किस देश से लिए हैं, तो मौलिक अधिकार हो जाएगा दोस्तों हमने किस देश से लिए हैं, अमेरिका से। अमेरिकी संविधान से हम लोगों ने लिए। इनका वर्णन भारत में कौन से भाग में है,
तो जवाब हो जाएगा भाग 3। किसमें है दोस्तों? भाग 3। कहां से कहां तक देखने को मिलेंगे? तो जवाब हो जाएगा आर्टिकल 12 से लगाकर तो हम लोगों को 35 तक क्या देखने को मिलेंगे? तो जवाब होना चाहिएगा मौलिक कर्तव्य। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे तो भाग 4 किसमें होगा? भाग 4 में। और इसमें कहां से कहां तक देखने को मिलेगा? आर्टिकल 36 से लगाकर तो आर्टिकल कहां तक दोस्तों? तो जवाब हो जाएगा आर्टिकल 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। और पूछेगा नीति निर्देशक तो हमने किस देश से लिए हैं? तो जवाब हो जाएगा आयरलैंड। कहां से हो जाएगा? आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने यहां पर स्वीकृति दी है। नागरिकता वाला कौन सा भाग है भारतीय संविधान में? तो नागरिकता के लिए हमने जो भाग है वो भाग 2 है। कौन सा दोस्तों? भाग 2। ये सभी आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, चलो आगे बढ़े। मैंने कहा अगर क्लास अच्छी तो लग रही होगी, मैं मान के चलूंगा क्योंकि मैं पढ़ा ही अच्छा रहा हूं तो अच्छी तो लग रही होगी। तो क्लास को जरूर लाइक कर दो और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी सब्सक्राइब कर लो और शेयर तो आप जरूर कर दीजिएगा। मैं मान के चलूंगा कुछ तो विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको ये क्लास अच्छी लग रही होंगी और इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल है आगा खा कब। जो आगा खा कब है ये निम्नलिखित में किस खेल संबंधित है? ठीक है, आगा खा कब है, किससे संबंधित है? देखो गोल्फ, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ये इस सवाल का राइट आंसर नहीं, बल्कि गोल्फ से एक तो वाकर कप। कौन सा? वाकर कप और एक राइटर कप। कौन सा? वाकर कप और एक राइटर कप। ये दोनों कप किससे संबंधित है दोस्तों? ये दोनों कप आए हैं, ये किससे हैं? गोल्फ से। लेकिन आगा खां पूछा है, ठीक है, तो ये किससे है? हॉकी से। किससे है? हॉकी से। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। एक तो आप लोगों का नेहरू कप। कौन सा? नेहरू कप। और एक आप लोगों का अजलन शाह। अजलन अज ये सही से लिखना पड़ेगा, इसको लिखना आप सभी, अजलन शाह कप। कौन सा? अजलन शाह कप। ये कप भी किससे संबंधित है? हॉकी से। और एक आप लोगों का आगा खां कप। कौन सा? आगा खां कप। ये भी किससे संबंधित है? ये भी हॉकी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी पर हम लोग जाएंगे जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल क्या होगा? एकदम राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए सवाल नंबर 10 पर हम आज की क्लास में शायद हम लोग सवाल नंबर 10 पर बहुत तेजी से आ गए हैं। सवाल नंबर 10 है देवेंद्र झाझरिया जी ने 2016 में रियो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, वो किस खेल संबंधित? मैं मान के चलूंगा इसी प्रकार के जो प्रश्न रहेंगे एक पैटर्न हम लोगों को देखने को मिलेगा, यही पैटर्न रहेगा। आज में आप मान के चलिएगा मैं 20 सवाल की प्रैक्टिस करा रहा हूं, आएंगे 15 ही, 5 एक्स्ट्रा मान के चलते हैं। ठीक है, कभी आते हैं तो देवेंद्र झांझरिया से पूछा देवेंद्र झांझरिया किस खेल संबंधित है? तो याद होना चाहिए देवेंद्र झांझरिया भाला फेंक का खेल, गोला फेंक नहीं, भाला फेंक संबंधित। किससे? भाला फेंक संबंधित है, जिनका नाम है देवेंद्र झांझरिया। किन दोस्तों? जिनका नाम है देवेंद्र यहाँ पर झांझरिया। क्या नाम है? देवेंद्र झांझरिया। आप सभी को याद होना चाहिएगा। अभी आप सभी जानते हैं कि नीरज चोपड़ा सर। कौन दोस्तों? नीरज चोपड़ा नहीं, अभी हाल ही में आप लोगों को याद होगा अभी 2024 में अभी हाल ही में क्या संपन्न हुआ था? तो जवाब हो जाएगा पेरिस ओलंपिक। कौन सा? पेरिस ओलंपिक। अब पेरिस ओलंपिक में आप लोग जानते हैं ओलंपिक जो हुआ था इसमें 89.45 मीटर भाला फेंका था नीरज चोपड़ा सर ने। और कौन सा दोस्तों, कौन सा मेडल प्राप्त किया था? ठीक है, जल्दी बताओ कौन सा मेडल प्राप्त किया था? तो जवाब होगा रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक यहां पर प्राप्त किया था। आप लोगों को यहां पर याद होना है। अब पेरिस ओलंपिक जो हुआ था इसमें किसने गोल्ड मारा था भाला फेंक में? तो नदीम शाह। कौन दोस्तों? नदीम शाह। और ये कहां के? ये दोस्तों पाकिस्तान के। हमारा पड़ोसी कहां है दोस्तों? पाकिस्तान। ठीक है, इनके खिलाड़ी ने, ये भी भाला फेंक संबंधित है, इन्होंने यहां पर क्या प्राप्त किया था? गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 11 इस प्रकार से देखने को मिलेगा, दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने? अभी हाल ही में आप सभी जानते हैं डी गुकेश जो है ये विश्व चैंपियन बने हैं। ठीक है, तो 2024 में जो है अगर आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि यहाँ पर सबसे युवा या शतरंज चैंपियन कौन बने हैं, शतरंज यहाँ पर चैंपियन कौन बने हैं,
तो डी गुकेश। कौन है दोस्तों? डी गुकेश यहाँ पर बने, सबसे युवा खिलाड़ी भारत के बने हैं। ठीक है, अगर इससे संबंधित पूछेगा कि जो विश्वनाथ आनंद है, कौन दोस्तों? विश्वनाथ आनंद। तो विश्वनाथ आनंद जो है दोस्तों, ये भी शतरंज चैंपियन रह चुके हैं, ये भी शतरंज चैंपियन रह चुके हैं। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि विश्वनाथ जो आनंद जी थे, इन्होंने पहली बार विश्व विजेता कब बने थे? पहली बार विश्व विजेता ये कब बने थे? अगर आप लोगों से सवाल पूछ लेगा तो जवाब होगा कि सन 2000 में। कब बने थे? 2000 में। और यह अंतिम बार विश्व विजेता कब बने थे? अंतिम बार यह कब बने? तो अंतिम बार 2012 में बने। कब बने? 2012 में बने। और आप सभी जानते हैं कि जो खेल के क्षेत्र में, कौन से दोस्तों? खेलों के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी जी, थोड़ा सही से लिखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न जो आपका पुरस्कार है, वर्तमान में इसे मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। पर खेल रत्न पुरस्कार इसे कहा जाता है। ये पहले जो खेलों के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, आज भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार यहां पर कर दिया गया। इसमें कितनी राशि मिलती है? इसमें कितनी राशि मिलती है? तो जवाब होगा कि 25 लाख रुपए। कितने लाख रुपए? 25 लाख रुपए की यहाँ पर राशि मिलती है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। अब मैं ये क्यों लिखा रहा हूं? क्योंकि अगर सवाल पूछेगा राजीव गांधी और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार एक ही है, तो यह जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है या मेजर ध्यानचंद दोनों एक ही है। यह सबसे पहला खिलाड़ी जिसको दिया गया था, अगर उसका नाम पूछ ले भारतीय सेना में, तो जवाब होगा विश्वनाथ आनंद। क्या नाम होगा? विश्वनाथ आनंद यहाँ पर नाम हो जाएगा। आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया, आप सभी को याद करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े सवाल नंबर 12 की तरफ। ठीक है, देख लेते हैं क्लास कितनी बड़ी हो गई, आधे घंटे की रखेंगे। ठीक है, ओके, 32 मिनट हो गए हैं को क्लास आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। आधे घंटे की क्लास खत्म हो चुकी है। क्या करें, 1 घंटे की चलाएं क्लास? प्रयास करेंगे 1 घंटे की नहीं हो क्लास। ठीक है, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक है, बिहू। बिहू कहां पर किया जाता है? असम। कहां पर किया जाता है? असम में। घूमर कहां पर? राजस्थान। ठीक है, देखो यहां पर आप लोगों को देखो, एक तो राजस्थान का घूमर याद करना। कौन सा? घूमर। और घूमर के बाद में क्या याद करोगे? घूमर के बाद में कालबेलिया। कौन सा? कालबेलिया याद करना अच्छे तरीके से, कालबेलिया। और एक कठपुतली। कौन सा दोस्तों? कठपुतली। कठपुतली याद करना। और कठपुतली के बाद क्या याद करोगे? राजस्थान का एक 13 ताली। कौन सा? 13 ताली। 13 ताली भी कहां का हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा राजस्थान का। लावणी कहां का हो जाएगा? मैंने बताया था लावणी। ठीक है, या तो सवाल पूछेगा लावणी से या सवाल पूछेगा तमाशा। ये दोनों कहां के हो जाएंगे? तो ये दोनों हो जाएंगे महाराष्ट्र के। कहां के हो जाएंगे? महाराष्ट्र के हो जाएंगे। याद करना, भांगड़ा। क्या पूछा है दोस्तों? भांगड़ा। भांगड़ा पूछे अगर एग्जाम में, भांगड़ा पूछेगा, या एग्जाम में गिद्दा। कौन सा पूछेगा? गिद्दा अगर पूछ लेगा। और एक आप लोगों का झूमर। कौन सा पूछ लेगा? झूमर। ठीक है, ये तीनों ही कहां के हो जाएंगे? तो जवाब हो जाएगा पंजाब का। कहां का हो जाएगा? पंजाब का। तो ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। ठीक है, हम एक बार और रिवीजन में आपको करवा दूंगा। जो आपका घूमर है, घूमर, कालबेलिया, कठपुतली, 13 ताली कहां का हो जाएगा? राजस्थान का। लावणी, ये जो लावणी, तमाशा, ये सबका कहां का हो जाएगा? महाराष्ट्र का। भांगड़ा, गिद्दा, झूमर कहां का? पंजाब का। और बिहू तो आप सभी जानते हैं आसाम का है ही है। तो फेमस सब याद करिएगा। सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 12 क्या देखने को मिलेगा? चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? ठीक है, रोवर का क्या नाम है? ध्रुव, विक्रम, ऋतु या प्रज्ञान। ठीक है, तो आप सभी को याद होना चाहिए जो चंद्रयान 3 हाल ही में छोड़ा गया था, इसका अगर
ये जो विक्रम यहाँ पर क्या है, तो विक्रम ये इसका लैंडर है। क्या है दोस्तों, लैंडर का क्या नाम है, विक्रम। और इसका जो रोवर है, इसका जो रोवर पूछेगा जिसका नाम क्या है दोस्तों, प्रज्ञान। क्या है दोस्तों, प्रज्ञान। आप लोगों को याद होना चाहिएगा इसको कब लॉन्च किया गया था, तो 14 जुलाई। कब लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई 2023 को इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। आप सभी को याद होना चाहिए। अगर पूछेगा किस यान से लॉन्च किया गया था, तो LVM-3। कौन सा दोस्तों, यान का नाम याद करना सभी कि कौन का दोस्तों, यान का नाम आप सभी याद करना। तो यान का नाम क्या हो जाएगा, यान का नाम होगा LVM-3। याद करोगे, फिर से बात करेंगे। चंद्रयान-3, विक्रम लैंडर, रोवर का नाम प्रज्ञान, 14 जुलाई 2023। और जो यान था उसका क्या नाम था, LVM-3 के द्वारा इसको छोड़ा गया। और भारत दोस्तों, भारत जो था हमारा प्यारा भारत, भारत दक्षिणी ध्रुवों पर, किस पर दोस्तों, दक्षिणी ध्रुवों पर, दक्षिणी ध्रुवों पर पहुंचने वाला, ठीक है, दक्षिण ध्रुवों पर पहुंचने वाला विश्व का क्या बनता है, भारत विश्व का यहां पर क्या बनता है, पहला देश बनता है। क्या बनता है, पहला देश। तो अगर आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि विश्व का पहला देश जिसने दक्षिण ध्रुव पर अपने यान को लैंड करवाया, तो जवाब क्या हो जाएगा, हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो प्रज्ञान ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलो सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 14 जो हम लोगों से सवाल पूछा है, और हम लोगों से सवाल पूछा गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस आपके अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, तो राष्ट्रपति से सवाल पूछा है। देखो, राष्ट्रपति सवाल पूछा है, जल्दी से याद कर लेना कि अगर मैं बात करूंगा, अगर केवल यहाँ पर बात हो रही केवल किसकी दोस्तों, राष्ट्रपति। किन की बात हो रही है दोस्तों, केवल राष्ट्रपति। अगर सवाल पूछा कि आर्टिकल 52, कौन सा दोस्तों, आर्टिकल 52 के तहत भारत में एक क्या होंगे दोस्तों, राष्ट्रपति होंगे। कौन होंगे दोस्तों, राष्ट्रपति होंगे। अगर सवाल पूछा कि आर्टिकल 53, कौन सा दोस्तों, आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 के तहत सभी कार्यपालिका की शक्ति किनके पास होगी, महामहिम राष्ट्रपति के पास। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर कार्यपालिका, कौन दोस्तों, कार्यपालिका की जो शक्ति होगी, कार्यपालिका की शक्ति किनके पास में होगी दोस्तों, राष्ट्रपति में निहित होगी। कौन में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। अगर सवाल पूछा कि आर्टिकल यहाँ पर 54, तो हम लोग बोलेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव, किनका चुनाव, राष्ट्रपति का यहाँ पर चुनाव की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अगर बात करेंगे आर्टिकल क्रमांक 55 की, तो क्या होगा, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है ये किसमें वर्णित है, तो ये आर्टिकल कहां पर वर्णित है, 55 में। और वहीं पर आर्टिकल 60 अगर सवाल पूछेगा तो राष्ट्रपति के शपथ से, किससे संबंधित है, राष्ट्रपति के शपथ से। और अगर सवाल पूछा कि आर्टिकल 61 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया वो कहां पर देखने को मिलती है, वो हम लोगों को आर्टिकल 61 में यहां पर देखने को मिलती है। अब मैंने जो सारी चीजें आप लोगों को बताई, अब आप देखो, 52 के तहत भारत के राष्ट्रपति होंगे, 53 में कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति के बाद, 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है, 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है, 60 में शपथ है, 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। और जो राष्ट्रपति का चुनाव जो मुख्य रूप से हुआ, और अगर किसी प्रकार का विवाद यहां पर उत्पन्न हुआ, किसी भी प्रकार का, यदि यहां पर अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हुआ महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव में, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा आर्टिकल 71, ये 71 लिखा है। आर्टिकल 71 के तहत फैसला कौन सुनाएगा, तो फैसला आप सभी जानते हैं कि अंतिम जो विवाद का निपटारा करेगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट यहां पर करेगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो हम लोग समझ चुके हैं आर्टिकल 61। अब ये 63 क्या है, तो इस पर के तहत भारत में क्या होंगे, उपराष्ट्रपति। कौन होंगे दोस्तों, भारत के क्या देखने को मिलेंगे, उपराष्ट्रपति यहां पर देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 76 में क्या है, आप सभी जानते हैं, महान्यायवादी। भारत का एक क्या होगा, महान्यायवादी होता है आर्टिकल 76 के तहत। आर्टिकल 143 इसके तहत जो माननीय राष्ट्रपति हैं वो देश में सुप्रीम कोर्ट से
किसी प्रकार की कानूनी सलाह मांग सकते हैं। कानूनी जो भी सलाह चाहिए है राष्ट्रपति जी को, ये यहाँ पर मान्य हो सकती है, ये यहाँ पर मान सकती। तो मैंने जितना भी पढ़ाया आप लोगों को याद होगा, कल आप लोगों को याद होना चाहिएगा। जितने भी पार्थ के ऑफलाइन स्टूडेंट सुन रहे हैं या ऑनलाइन विद्यार्थी, जो भी नया जुड़ा होगा, पुराना मेरा भाई जुड़ा होगा, तो सब अच्छे तरीके से याद कर लेना। मैं आप लोगों से मिल तो नहीं सकता, लेकिन आप मुझे कल फिर सुनेंगे तो मैं अगर सुनने से पहले इसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो हमारे सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया हम लोगों को देखने को मिलती है। अगर पूछेगा किस देश से हम लोगों ने इसको स्वीकार किया है महाभियोग की प्रक्रिया, तो महाभियोग की प्रक्रिया हम लोगों ने यूएसए की, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए हम लोगों ने इसको क्या किया है, यहाँ पर स्वीकार किया है। ठीक है, याद कर लोगे अच्छे तरीके से। अब सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 जो है हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में कौन सी सिंधु की एक सहायक नदी है। सिंधु की एक सहायक, क्या पूछा है, सिंधु की एक सहायक नदी है सतलज, झेलम, चेन। अरे ये क्या सवाल पूछा है भाई, सवाल मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है गलत टाइप कर दिया गया है हमारी टीम के द्वारा। और हमारी टीम बहुत बड़ी, आपको पता नहीं, हमारी टीम में 200 लोग काम करते हैं, टाइपराइटर अलग है, पेन ड्राइव अलग लगाता है, थीम अलग चेंज करता है, 200-250 लोगों की हमारी बहुत बड़ी टीम है। तो कभी कभार किसी के द्वारा ऐसी गलती हो गई होगी, तो जिसने ये पूरी तरीके से गलती कर दिया, मैं क्षमा चाहूंगा आप सब लोगों से। झेलम, झेलम के बाद सतलज, सतलज के बाद यहाँ पर चेन या इंद्रावती। ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा था, जिसे कहा मैंने बोला था कि इसे क्या, देख, एक झेलम भी सहायक है, सतलज भी जो है एक सहायक नदी है। ठीक है, इंद्रावती यहां पर नहीं होगी, जो कि सवाल का एकदम राइट। देखो मैं बता देता हूं, अगर सिंधु की अगर सहायक नदी पूछा, ठीक है, तो बस देखो यार, बात में बात करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है ये आपकी इंद्रावती नदी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन गलत यहां पर किया गया है, तो बस आप लोग याद कर लेना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगर कुछ खास होगा तो बताएंगे आपको। मानस किस नदी की सहायक नदी है, तो मानस याद आप लोगों को ब्रह्मपुत्र की, कौन से दोस्तों, ब्रह्म, देखो याद करना, तीस्ता, कौन सा दोस्तों, तीस्ता, तीस्ता के बाद में मानस, कौन सा दोस्तों, मानस, मानस के बाद में सुवर्णझिरी, कौन सी झीरी दोस्तों, सुवर्णझिरी। ठीक है, सुवर्णझिरी के बाद में धनझिरी, कौन से दोस्तों, धनझिरी, याद कर लोगे कौन सी धनझिरी, लोहित, कौन से दोस्तों, लोहित, लोहित के बाद में दिबांग, कौन से दोस्तों, दिबांग। ठीक है, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों, ये सब हमें किसकी सहायक देखने को मिलेगी, ब्रह्मपुत्र की। कृष्णा नदी की सहायक घाट प्रभा, कौन सी प्रभा, घाट प्रभा। ठीक है, एक कौन सी हो जाएगी, माल प्रभा, कौन सी हो जाएगी, माल प्रभा। फिर एक कौन सी हो जाएगी, कोयना, कौन सी हो जाएगी दोस्तों, कोयना, याद करो कौन सी हो जाएगी, कोयना। और इसके बाद में प्राणहिता, कौन सी हो जाएगी, प्राणहिता। और कौन सी हो जाएगी दोस्तों, भीमा, कौन सी हो जाएगी, भीमा। और कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तुंगभद्रा, कौन सी हो जाएगी, तुंगभद्रा। ठीक है, याद कर लोगे, कमी है, बेहतर तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगी। महानदी उराब, कौन सी, उराब, उराब। और मीन, कौन सी, उराब और मीन, दो ही याद करना, अधिकतर दो ही आती है। गोदावरी नदी, कौन सी रिवर दोस्तों, गोदावरी रिवर। तो गोदावरी सॉरी मैं माफी चाहूंगा, क्या लिखा दिया, ये प्राणहिता ये नहीं है भाई, मेरे भाई गलत लिखा दिया। ठीक है, गोदावरी जो रिवर की याद करना, मजरा नदी, कौन सी नदी दोस्तों, मजरा नदी। याद करोगे कौन सी रिवर की, ये क्या जगह दोस्तों, मजरा नदी। ठीक है, आप लोग याद करिएगा। और फिर इसके बाद में मानस गंगा, कौन सी दोस्तों, मानस गंगा। क्या याद करोगे, इतना अगर याद कर लोगे। और इसके बाद में प्राणहिता, कौन सी हो जाएगी दोस्तों, प्राणहिता। ठीक है, ये सब आप लोग यहां पर याद करिएगा। अगर पूछ लेगा ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक, तो ये इसकी सबसे बड़ी सहायक। ठीक है, और अगर कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक, तुंगभद्रा इसकी सबसे बड़ी सहायक। ठीक है, गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक तो मजरा नदी, कौन सी नदी, मजरा नदी सबसे बड़ी इसकी सहायक हम लोगों को देखने को मिलती है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मानस पूछा है ना, तो ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 17 पे बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 17 जो हम लोगों को देखने को मिलेंगे, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग, इंडिया शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था,
तो ये ग्रीक शब्द है, यूनानियों के द्वारा किया गया था। इंडिया, इंडिया शब्द किसके द्वारा किया गया? तो जवाब हो जाएगा यूनानी। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा प्रयोग किया गया। और अगर इसके बाद पूछा कि हिंदुस्तान, यदि हिंदुस्तान शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो अरबी लोगों के द्वारा। किनके द्वारा? अरबी लोगों के द्वारा दिया गया। और अगर पूछेगा आर्यव्रत, भारत का एक नाम आर्यव्रत भी पड़ेगा, आर्यव्रत किसके नाम पर दिया गया? तो जवाब हो जाएगा आर्यों के द्वारा। किनके द्वारा? आर्यों के द्वारा इसको क्या बोला जाता है? आर्यव्रत। और अगर सवाल अगर आया कि हमारा प्यारा भारत, भारत दुष्यंत पुत्र राजा भरत के नाम पर रखा गया, और अगर इसे जम्बू द्वीप, इसको क्या कहा जाता है? जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। तो जम्बू द्वीप किसके नाम पर रखा गया? तो जवाब हो जाएगा कि जम्बू द्वीप किसके नाम पर रखा गया? पुराणों के आधार पर। ठीक है, ये प्रमुख रूप से नाम अगर आप लोगों से पूछेगा, भारत के नाम पूछ सकता है, ग्रीक मतलब हिंदुस्तान, ये इंडिया, इनके द्वारा ही दिया गया। तो भारत के प्रमुख रूप से 5 नाम होंगे। तो अगर इस प्रकार से किसी का भी दे सेना भर्ती में तो याद होना चाहिए। ठीक है, 17 सवाल नंबर 18 जो है, हम लोग जाएंगे कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुड़ी पड़वा त्योहार को किस नाम से यहां पर जाना जाता है? तो इसे उगादी, क्या कहा जाता है? उगादी, या आप इसे उगादी बोले या युगादी बोले, या इसे दक्षिण का नववर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का इसको क्या कहा? दक्षिण भारत का इसको क्या कहा जाता है? नववर्ष यहां पर कहा जाता है। पोंगल कहाँ का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का। कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग जाएंगे सवाल नंबर 19 पर। अब जो सवाल नंबर 19, कितनी बड़ी क्लास हो गई है? 45 मिनट, 50 मिनट की करते हैं और इस क्लास को समाप्त करते हैं। निम्न में से कौन सा शहर भारत में लौह और इस्पात, स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नहीं है। तो नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सूरत नहीं है। कौन नहीं है? सूरत यहां पर नहीं है। देखो, हम लोगों ने भिलाई प्लांट डाला, किस देश के सहयोग अगर पूछेगा तो रूस या सोवियत संघ के सहयोग से किया। इसके बाद बोकारो, कौन सा दोस्तों? बोकारो अगर आप लोगों को सवाल पूछेगा तो बोकारो किस देश के सहयोग से किया था? तो जवाब हो जाएगा ये भी रूस के सहयोग से हम लोगों ने स्थापित किया था। और अगर सवाल पूछेगा कि जमशेदपुर, कौन सा? जमशेदपुर, ठीक है, ये किसके द्वारा दोस्तों? तो जवाब हो जाएगा ब्रिटेन के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। और एक हो जाएगा राउ केला, कौन सा हो जाएगा? राउ केला, जो कि पश्चिम बंगाल में आता है। ये किसके सहयोग से दोस्तों? तो पश्चिमी जर्मनी या जर्मनी के सहयोग से। तो ये इस्पात है और ये सहयोगी देश जो है उनके द्वारा हम भारत में हम लोगों ने स्थापित किए हैं। ठीक है, भारत के प्रमुख इस्पात केंद्र। ठीक है, मैं मान के चलूंगा आप सभी को क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। क्लास को जरूर लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर एक मेरी बात मान सकते हो, इसको जरूर रिवीजन करना, बार बार रिवीजन करना, और इस क्लास को जरूर शेयर करना कि सभी लोगों तक ये क्लास पहुंच पाए, सभी लोगों का भला हो जाए। और अंतिम में यह होमवर्क आप लोगों के लिए, अरे यार होमवर्क क्या डाल दिया, होमवर्क देना नहीं चाहिए था। ऑप्शन बीडी बनाने के लिए बीडी बनाने के लिए का उपयोगी साइंस का क्वेश्चन इधर क्यों डाल दिया? साबुत के पत्तों या आपकी इमली, नारियल, तेंदू के पत्तों, ये सवाल होमवर्क में है। मैं चाहूंगा आप सभी इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे। आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा, आप सभी के लाइक का इंतजार रहेगा, और कल इसी टाइम पीरियड में मैं आप सभी का पुनः स्वागत करूंगा। मैं जितना पढ़ा रहा हूं इतना पढ़ते जाओ, विश्वास रखिए 15 में से 15 एक्यूरेट सवाल टिक लगाओगे। अभी साइंस की क्लास, अभी जनरल जीके की क्लास चल रही है। कुछ दिनों में आप लोगों को जनरल साइंस की क्लास देखने को मिलेगी, जनरल साइंस की क्लास। ठीक है, एकदम पेपर को घुमा देंगे हम सभी मिलकर। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।